नमस्कार दोस्तों, परफेक्शन आईएएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं साहिल मिश्रा आज के लिए आपके लिए फिर से लेके आ गया हूँ 11 मई से संबंधित दैनिक समसामयिकी घटनाओं को, जो कि यूपीएससी, पीपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बिना समय गंवाए दोस्तों शुरू करता हूँ। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला जो आर्टिकल है वो कह रहा है लॉन्ग मार्च 5B, जो कि अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान से संबंधित है। ये कह रहा है कि चीन की अंतरिक्ष एजेंसी CMSA ने अपने सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च मार्च 5B के सफल परीक्षण का दावा किया है। प्रमुख बिंदुओं के ऊपर ध्यान दें तो ये कह रहा है कि लॉन्ग मार्च 5B का विकास चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी ने किया है। यह लगभग 9 मीटर लंबा और 4.5 मीटर चौड़ा है। इसका वजन 20 टन से अधिक है। ये कह रहा है यह विशेष रूप से चीन के मानव युक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए बनाया गया है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से अंतरिक्ष स्टेशन के मॉड्यूल को लॉन्च करने के लिए किया जाएगा। ये कह रहा है कि इस रॉकेट के सफल परीक्षण से चीन को टिन यांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन को स्थापित करने की योजना सहायता करेगा। टियानगांग चीन का अंतरिक्ष स्टेशन कार्यक्रम है। यह कह रहा है कि इस परीक्षण में लगभग 488 सेकंड बाद मीना चालक दल क्रू के प्रायोगिक मानव युक्त अंतरिक्ष यान कार्गो रिटर्न कैप्सूल के परीक्षण संस्करण के साथ रॉकेट के साथ अलग हो गया और योजनाबद्ध तरीके से कक्षा में प्रवेश कर गया। कह रहे प्रायोगिक अंतरिक्ष यान ने 2 दिन और 19 घंटा अंतरिक्ष के कक्षा में उड़ान भरा। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं दोस्तों, जो है सुंदरवन से, और ये पर्यावरण से संबंधित है। एक है सुंदरवन डेल्टा में पश्चिम बंगाल वन विभाग के नवीनतम अनुमान के अनुसार बाघों की संख्या 2019-20 में 88 से बढ़कर 96 हो गई है, जो कि बहुत अच्छा न्यूज़ है दोस्तों। कह रहा है इसके प्रमुख बिंदुओं के ऊपर ध्यान दें तो ये कह रहा है कि सुंदरवन डेल्टा जो भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है, विश्व में बाघों का एकमात्र सदाबहार वन निवास है। ये कह रहा है कि सुंदरवन एक विश्व धरोहर स्थल और रामसर स्थल है। IUCN के तहत रॉयल बंगाल टाइगर के लुप्तप्राय प्रजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ये कह रहा है कि सुंदरवन का सार्वभौमिक महत्व है और यह दुनिया में सबसे बड़ा सदाबहार वन है। यह कह रहा है कि यहाँ सुंदरी पेड़ पाया जाता है और इसलिए इस वन को सुंदरबन कहा जाता है। यहाँ कह रहा है कि ग्लोबल टाइगर फोरम एक अंतर सरकारी संगठन है जो बाघों के संरक्षण को बढ़ावा देने में शामिल है। भारत भी इस कार्यक्रम का हिस्सा है। इस फॉर्म के अनुसार बाघों की संख्या 97% कम हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ देखते हैं दोस्तों। ये कह रहा है फेविपिराविर, जो कि विज्ञान से संबंधित है। यह कह रहा है CSIR को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से कोविड-19 से मुकाबले के लिए 2 दवाएं फेविपिराविर और फाइटोफार्मास्यूटिकल के क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी मिल गई है। इसके प्रमुख बिंदुओं के ऊपर ध्यान दें तो कह रहा है CSIR महानिदेशक ने फेविपिराविर को एक सुरक्षित दवा बताया है और उम्मीद जताई की है कि इसका ट्रायल 1.5 महीने में पूरा हो सकता है। कह रहे CSIR कई प्रसिद्ध दवा कंपनियों के साथ काम कर रहा है। इसके नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर देखते हैं। कह रहे CSIR के मुताबिक फेविपिराविर दवा चीन और जापान में इन्फ्लुएंजा के मरीजों के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। यह कह रहा है कि जब एक वायरस एक कोशिका में प्रवेश करता है तो यह कई प्रतिक्रियाएं बनाता है। फेविपिराविर इस प्रतिक्रिया को बनाने से रोकने में काम करता है। ये कह रहा है कि फाइटोफार्मास्यूटिकल डेंगू के इलाज में सफल हो पाया है। अब कोविड-19 के खिलाफ इसके प्रभाव की जांच की जा रही है। फेविपिराविर एक सुरक्षित दवा है, इसलिए CSIR इसके ट्रायल में सीधे फेज 2 के परीक्षण शुरू किया है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ देख रहे हैं दोस्तों। ये कह रहा है
काराकोरम श्रेणी जो कि पर्यावरण और भूगोल से संबंधित है। ये कह रहा है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के वैज्ञानिकों के अनुसार काराकोरम श्रेणी में ग्लेशियरों पर ग्लेशियर सर्ज की घटना देखने को मिली है। इसके एक प्रमुख बिंदु के ऊपर ध्यान दें तो कह रहा है ग्रीष्मकाल में पिघले हुए जल के प्रणालीगत प्रभाव के कारण गर्मियों में ग्लेशियर सर्ज में वृद्धि हो जाती है। ये कह रहा है पृथ्वी पर परत के रूप में हिम प्रवाह या पर्वतीय ढालों से घाटियों में रैखिक प्रवाह के रूप में बहते हिम सहती को हिमनद कहते हैं। ग्लेशियर सर्ज एक अल काल्पनिक घटना है जिसमें ग्लेशियर की लंबाई तथा आयतन में वृद्धि देखने को मिलती है। ये कह रहा है कि ग्लेशियर सर्ज अर्थात ग्लेशियरों के आगे बढ़ने की क्रिया एक स्थिर गति से ना होकर एक चक्रीय प्रवाह के रूप में होता है। कह रहा है इसमें झीलों में विस्फोट देखने को मिल सकती है। और ये कह रहा है कि काराकोरम श्रेणी हिमालय के उत्तर पश्चिम में स्थित है और यहाँ 40% क्षेत्र ग्लेशियर है। चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये कह रहा है कैलाश मानसरोवर और ये अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित है। ये कह रहा है भारतीय रक्षा मंत्री ने उत्तराखंड में 80 किलोमीटर की सड़क को देश को समर्पित किया जो लिपुलेख दर्रा से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नवीन मार्ग है। इसके अगर प्रमुख बिंदुओं के ऊपर ध्यान दिया जाए तो ये कह रहा है इस ग्रीनफील्ड रोड का निर्माण चाइना स्टडी ग्रुप के निर्देशों के अनुसार किया गया है। यह कह रहा है यह सड़क भारत चीन बॉर्डर रोड ICBI द्वारा वित्त पोषित है। यह कह रहा है कि हिंदुओं के लिए कैलाश पर्वत को पारंपरिक रूप से भगवान शिव के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह कह रहा बौद्ध धर्म में विशेषकर तिब्बतियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह कह रहा है कि लिपुलेख दर्रा ये कह रहा है कि लिपुलेख दर्रा 17,000 फीट की ऊंचाई पर भारत चीन और नेपाल के त्रिजंक्शन के करीब उत्तराखंड में अवस्थित है। यह कह रहा है कि इस सड़क का निर्माण वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के करीब है। यह कह रहा है कि यह सड़क काली नदी जो भारत नेपाल सीमा का निर्माण करती है के साथ संरक्षित है और यह सड़क धारचूला को लिपुलेख चीन सीमा को जोड़ती है। चलिए हमारे कुछ मुख्य परीक्षा से संबंधित आर्टिकल को देखते हैं दोस्तों। ये कह रहा औद्योगिक हादसे विशाखापट्टनम गैस रिसाव के संदर्भ में है और ये आपदा प्रबंधन से संबंधित है। अभी आप हाल ही में देखा होगा अपना जो घटना घटी है विशाखापट्टनम में, इसने भोपाल वाली याद दिला दी। चलिए इसके प्रस्तावना के ऊपर ध्यान देते हैं। ये कह रहा है कि विशाखापट्टनम के कारखाने में स्टाइरिन गैस रिसाव ने एक बार फिर भोपाल गैस त्रासदी की याद ताज़ा कर दी है। इस हादसे में अब तक दर्जन भर से अधिक लोग मारे गए हैं। गैस सांस के जरिए फेफड़ों तक पहुंचती है और लोग बेहोश हो गए। प्रशासन ने हज़ारों लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा दिया, लेकिन औद्योगिक सुरक्षा मानकों में लापरवाही की प्रवृत्ति पर अंकुश नहीं लगा है। इसके अगर प्रमुख बिंदुओं के ऊपर ध्यान दें तो दोस्तों ये कह रहा है कि LG पॉलीमर कारखाने जहां यह घटना हुई है कि स्थापना वर्ष 1961 में की गई, जिसमें पॉलीस्टीरीन तथा प्लास्टिक यौगिकों का निर्माण किया जाता है। यह कह रहा है कि इस दुर्घटना से कारखाने के आसपास के 5 गांव लगभग 2000 से अधिक निवासी प्रभावित हुए हैं। यह कह रहा है कि स्टाइरिन से उत्पन्न होने वाले लक्षणों में सिर दर्द होना, सुनने में कमी, थकान, कमजोरी आदि शामिल हैं। इससे सांस संबंधी समस्याएं, आँखों में जलन, प्लाज्मा झिल्ली में जलन, जठरांत्र संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती है और दीर्घकालीन संपर्क होने पर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो सकता है तथा कुछ मामलों में कैंसर भी हो सकता है। चलिए कुछ औद्योगिकी हादसे के इतिहास के ऊपर ध्यान देते हैं। ये कह रहा है कि 1944 में हुए मुंबई डॉक्स विस्फोट में 800 लोग मारे गए थे। और ये कह रहा है फिर कि 1975 में चास नाला झारखंड खनन दुर्घटना में 300 अधिक लोग मारे गए थे। फिर जो कि बहुत फेमस था, ये भोपाल गैस त्रासदी में 20,000 लोग से ज़्यादा लोग मारे गए थे। यह 3 दिसंबर 1984 को यूनियन कार्बाइड नाम की कंपनी के कारखाने में जहरीली गैस के रिसाव के कारण से हुआ था। ये कह रहा है कि जहरीली गैस का रिसाव की वजह से हुआ। गैस का नाम मिथाइल आइसोनाइट था और इसका उपयोग कीटनाशक बनाने के लिए किया जाता था।
कह रहा है यह दुनिया भर में औद्योगिक हादसों के इतिहास में सबसे खतरनाक हादसों में से एक है और 33 साल बाद सभी पीड़ितों को न्याय नहीं मिला है। और ये कह रहा है कि 2009 में कोरबा चिमनी दुर्घटना में 45 लोग मारे गए थे। अगर हादसे के कारण की ओर ध्यान दें तो ये देखेंगे आप कि इसमें इनमें प्रक्रिया और सुरक्षा प्रणालियों की विफलता है, मानवीय तकनीकी एवं प्रबंधन संबंधित त्रुटियां हैं। यह कह रहा है प्राकृतिक आपदा जनित दुर्घटना जैसे कि फुकुशिमा न्यूक्लियर आपदा जापान में हुआ था। अगर हम आपदा संबंधी कानून के ऊपर ध्यान दें तो ये कह रहा है कि भोपाल गैस त्रासदी के समय तक भारतीय दंड संहिता औद्योगिक घटनाओं के लिए जिम्मेदार लोगों की आपराधिक देयता को निर्दिष्ट करने वाला एकमात्र प्रासंगिक कानून था। ये कह रहा है कि भोपाल गैस त्रासदी के बाद भोपाल गैस रिसाव दावों का निपटान अधिनियम 1985, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1987, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 में भी इस विषय में प्रावधान जोड़े गए। ये कह रहा है कि सख्त दायित्व सिद्धांत के अनुसार अगर आपदा किसी प्राकृतिक वन्य कार्य से जुड़ा हो तो उद्योग इकाइयों को क्षतिपूर्ति देने की आवश्यकता नहीं है। कह रहा है कि हालांकि ओलियम गैस रिसाव मामले के अनुसार पूर्ण दायित्व के सिद्धांत के अनुसार इकाइयों से आवश्यक क्षतिपूर्ति राशि वसूली जाएगी। अगर हम निष्कर्ष के ऊपर आते हैं दोस्तों, तो निष्कर्ष के ऊपर अगर आप ध्यान दें तो ये कह रहा है कि औद्योगिक आपदाओं के लिए जांच की एक स्पष्ट कार्य प्रणाली अपनानी चाहिए तथा एक सहायता राशि कोष की स्थापना की जानी चाहिए जो औद्योगिक इकाइयों पर लगाए जाने वाले आवश्यक शुल्क से मिलकर बनी हो। दोस्तों कुछ हम महत्वपूर्ण मुद्दे संक्षेप में देखते हैं। ये कह रहा है कि कोविड-19 परीक्षण किट से लगभग 200 प्रयोगशाला में पहुंचाने के लिए भारतीय डाक ने आईसीएमआर के साथ समझौता किया है। इस प्रयोगशाला को आईसीएमआर द्वारा नामित किया गया है। भारतीय डाक लॉकडाउन के दौरान भोजन, राशन, दवाइयां, मेल और वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। नेक्स्ट घटना देखते हैं। यह कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र ने कमज़ोर देशों के लिए 6.7 बिलियन डॉलर की वैश्विक अपील शुरू की है। कमज़ोर देशों में 63 देशों को शामिल किया गया है। इस योजना को संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक मानवीय प्रतिक्रिया योजना नाम दिया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों जो अर्थव्यवस्था से संबंधित है। ये कह रहा है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIB ने हाल ही में कोविड-19 से निपटने के लिए भारत को 500 बिलियन डॉलर के रीडर को मंजूरी दी है। AIB चीन द्वारा शुरू किया गया बहुपक्षीय विकास बैंक है और इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है। तो ये थे दोस्तों हमारे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे संक्षेप में। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर ध्यान देते हैं जो कि आपके मेंस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है और आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? त्रासदी एवं हादसे से मुकाबला करने में इसके योगदान की समीक्षा करें। क्या हादसा का प्रमुख कारण मानवीय भूल है? प्रश्न 2 समझते हैं। कह रहा है कि लुप्तप्राय प्रजातियों को बचाने के लिए अब तक किए गए प्रयासों की व्याख्या करें। सुंदरबन की महत्ता को उल्लेख करें। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दोस्तों कि मानसरोवर यात्रा को सुगम बनाने के लिए भारत की ओर से कौन कौन कदम उठाए गए हैं। इस संदर्भ में चीनी रवैयों को प्रस्तुत करें। यहाँ पे रवैये में दोस्तों आप एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं। ये जैसे नेपाल का जो रवैया हुआ है, ये जैसे ही हमारे देश के रक्षा मंत्री ने ये किया, उसके बाद नेपाल में प्रोटेस्ट भी होने लगे। तो आप इस चीज़ को भी ऐड करके इसमें लिख सकते हैं कि नेपाल, क्योंकि एक तरीके से देखिए तो भारत, नेपाल और चाइना तीनों आसपास में है और जिस तरीके से मोनोपोली चीन खेल रहा है नेपाल के साथ में और चीन की तरफ झुकाव जो हो रहा है नेपाल का, तो उसमें देख सकते हैं आप कि कैसे हो सकता है। तो दोस्तों ये था हमारे आज का 11 तारीख या अगर 11 मई का दैनिक समसामयिक घटना से संबंधित घटनाएं। दोस्तों मैंने BPSC प्रीलिम्स के लिए जो भी बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स था उसके 3 पार्ट में मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। पार्ट 1 में, पार्ट 2 में एक्सप्लेन करके, और पार्ट 3 आपको जल्द ही 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसके अंदर मिल जाएंगे
और उसी में बता रखा है मैंने कि आपको उसका PDF कहाँ से मिल सकता है। तो आज जाके आप 6 बजे के बाद उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं साहिल मिश्रा परफेक्शन आइज़ की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट बोलता हूँ आपकी तैयारी के लिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें दोस्तों। कमेंट बॉक्स में लिखिए आपकी तैयारी कैसे चल रही है और आप कहाँ से हैं। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।